कि युवा जब उगलते हैं तो अंगार उगलते हैं, और युवा जब मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं। इस देश को बदलना है तो युवाओं को बदलो, युवा जब बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। अरे वाह। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वेंकटेश भारती। आज के नई अकेडमी की पॉडकास्ट सीरीज के अंदर मैं एक नया एपिसोड लेके आया हूँ। उस एपिसोड में हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं मिस्टर विपुल शर्मा। सो हेलो मिस्टर विपुल शर्मा, हाउ आर यू? आई एम गुड, व्हाट अबाउट यू? आई एम गुड टू। विपुल शर्मा ने काफी सारे ऐसी चीजों में पार्टिसिपेट किए हैं जो कास्टिज्म, डाउरी, रिलीजियज्म जैसे टॉपिक्स के ऊपर वो बात करते हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि उनके क्या थॉट्स हैं और वो क्या सोसाइटी में अपना इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। ओवर टू यू मिस्टर विपुल शर्मा। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपने जिक्र किया जी। और ये सोसाइटी को बहुत अलग अलग तरीकों से अलग अलग स्टेज पे हमारी लाइफ में अफेक्ट करते हैं, और इन टॉपिक्स पे हमें खुल के बात करना चाहिए। मेरी एक्सपीरियंस से मैंने ये देखा है कि हम इन चीज़ों पर अभी भी थ्योरेटिकली तो बातें करते हैं, पर अभी तक हम उन्हें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। और सबसे जो ज़रूरत की चीज़ होती है कि कोई भी अच्छी चीज़ सुनकर, पढ़कर या समझकर हम उसका अपने जीवन में अनुसरण करें, ताकि वो औरों के लिए भी एक एग्जाम्पल सेट हो सके। ओके, मतलब जैसे कि आपने काफ़ी सारे अवार्ड विनिंग चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, तो मतलब उनका इन सब से मतलब आपने क्या कुछ ऐसा कोई कनेक्शन लाइक एनजीओ बेसिस पे आपने किया? उनका एनजीओ बेसिस पे कनेक्शन, फॉर एन एग्जांपल लाइक मेनी ऑफ द पीपल इन आवर कंट्री जो माइग्रेंट लेबर्स हैं, जिन्हें हम प्रवासी मजदूर कहते हैं, वो काम की तलाश में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक जाते हैं, और उनके साथ क्षेत्रवाद में कहूँगा कि रीजनलिज्म की बिहाफ पे बहुत अलग मिसट्रीट किया जाता है। कि कोई कहीं से आया है, लाइक जो बहुत सारे लोगों को अभी भी ये नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग हमारे देश के हैं। अभी भी हम में से बहुत सारे लोग उन्हें चाइनीज, नेपाली इस तरीके से ट्रीट करते हैं। और इसी तरीके से जो भी हमारे प्रवासी मजदूर हैं, चाहे वो बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से आते हैं, आमतौर पर देखा गया है कि उनके साथ बहुत से लोग ठीक से व्यवहार नहीं करते, और ये एक क्षेत्र के हिसाब से अलग तरीके से व्यवहार करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि एकता में अनेकता की बात करने वाले देश में इन चीजों को किसी भी रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। ओके, मतलब जैसे कि आपने इन सब चीजों पे काम किया है, सो आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा कुछ फेस किया है? लाइक फेस इन द सेंस कि मैं बहुत सारे एनजीओ से एसोसिएटेड रहा। मैं एक एनजीओ से एसोसिएटेड रहा, तो हमने उन पे माइग्रेंट लेबर्स के बच्चों के साथ काम किया। जब वो यहाँ पर आते हैं तो देखा जाता है कि प्रवासी मजदूर तो खुद तो काम करते ही हैं, और साथ में वो कोशिश करते हैं कि भाई उनके परिवार का महीने का खर्चा निकल सके, इसलिए वो अपने बच्चों को भी मतलब साथ में ही छोटी उम्र से ही काम पे लगाने की कोशिश करते हैं। हमने उन बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया, उनके व्यवहार में बदलाव लाने की कोशिश करी, और मैं जिस एनजीओ के साथ एसोसिएटेड था उसके थ्रू बहुत सारे बच्चे अब 12वीं की कक्षा भी दे चुके हैं, और अपना एक बेहतर जीवन की तरफ अग्रसर है वो एनजीओ की मदद की वजह से। तो अगर मेरा ये मानना है कि कोई भी देशवासी एक कोने से दूसरे कोने में अगर देश में जाता है और उसके साथ सब भाईचारे का व्यवहार सही मायने में करें, तो उसे कोई भी तकलीफ नहीं होता नहीं है। बस हम चीजें थ्योरेटिकली मानते हैं, उनको प्रैक्टिकली आज भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। मेरे को लगता है जो ये सब बातें बोलते तो, लेकिन जब लाइव एग्जांपल की बात है अभी भी देखा जाता है, जैसे नॉर्थ साउथ का झगड़ा चलता है। बहुत सारी चीजें भाई, चाहे वो भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे आज भी इस देश में बहुत भेदभाव किया जाता है, जो कि एक कड़वी सच्चाई है। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप क्यों आपको यूथ एक्टिविटीज बनना था, तो क्यों, मतलब कुछ ऐसे कोई पीछे कोई नहीं? मेरा यूथ एक्टिविस्ट मैं एक्टिविज्म में एंटर हुआ। बहुत सारी चीजें, जैसे 2013 वर्ष की बात है, क्लीन इंडिया कैंपेन उसके बाद स्टार्ट हुआ जब हमारे देश के नए प्रधानमंत्री बने मोदी जी, और उसके बाद और बहुत सारे, चाहे वो ब्लड डोनेशन था। इन सारी चीजों को, ब्लड डोनेशन को अगर आप एक एग्जांपल देखोगे, सारी चीजों को ऑलरेडी अफेक्ट करता है, क्योंकि जब ब्लड की जरूरत पड़ती है तो हम कास्ट, रिलीजन, रीजन सारी चीजें भूल के
खून लेने को तैयार हो जाते हैं, और वैसे ही हम ये कहते हैं कि हम उस आदमी के घर पे खाना नहीं खा सकते या उसको हम अपना पानी नहीं पिला सकते। ये सारी चीजें थी। मैं तो एक्टिविज्म के थ्रू इनमें एंटर हुआ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, पर जब आप छोटी सी उम्र में काफी सारी चीजों का अनुभव कर लेते हो तो आपके मन में ये आता है कि मैं इन दशाओं पे भी, जब भी मैं स्कूल में यूजुअली जाता था तो जो मेरा अनुभव रहा, चाहे वो शिक्षा के मामले में, सोशल मीडिया के मामले में, मैं बच्चों को इन टॉपिक्स के बारे में भी कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। कैरियर काउंसलिंग तो मैंने बच्चों को बताया ही, उसके साथ में उनको ये भी सलाह दी कि बच्चों, आप धर्म, भाषा, जाति और क्षेत्र के आधार पे और इवन देश के आधार पे भी, कि हमारी कोई भी धार्मिक किताबें, कोई भी चीजें, हमारे इस देश के संस्कार ये नहीं सिखाते कि हम किसी दूसरे देश वाले से या धर्म, भाषा, जाति इत्यादि के आधार पे किसी से भेदभाव करें या मन में घृणा रखें। तो मैं अपने सेशंस के थ्रू और भी इन बच्चों को कोशिश करता हूं कि वो इन चीजों पे भी सेंसिटाइज हो, क्योंकि अगर 21st जनरेशन एंड 5G जो हम वी आर यूजिंग एडवांस टेक्नोलॉजी, पर हमारी जो सोच है वो अभी भी कुछ मामलों में बहुत पिछड़ी। आपको लगता है कि काफी देश, मतलब कि अभी हमारा देश में कुछ बदलाव आया उसके लिए? देखो, बदलाव, मैं सामाजिक कार्य, सोशल वर्क का एक विद्यार्थी भी रहा हूँ। आप कभी भी देखिए, चाहे भारत में स्पेशली, कि जो सामाजिक बदलाव आता है, अगर हम उसे इंग्लिश में कहें सोशल चेंज, उसे एक शताब्दी से भी अधिक समय लग जाता था। जैसे पहले जोहर होता था, सती प्रथा थी, उन सारी चीजों में कितने समय के बाद बदलाव आया। मेरा ये मानना है कि इन चीजों में बदलाव आएगा, पर अभी भी बहुत समय खपने वाला है, जब जाके जो हमारे सपनों का भारत है या हमारी इच्छाओं का भारत है कि कोई भी किसी से किसी भी चीज के आधार पर भेदभाव ना करे, जब जाके हम उसको अचीव कर पाएंगे। उससे पहले नहीं, अभी मुझे नहीं लगता। गाँवों में कुछ ऐसा बदलाव, लेकिन जैसे शहरी इलाके हैं, दिल्ली, मुंबई, ये चेन्नई वगैरह, शहरी इलाके ये है कि ये नाम के शहरी इलाके हैं या अभी भी उनके दिमाग में? मेरा ये मानना है कि मेरी पृष्ठभूमि ग्रामीण अंचल से जुड़ी है। हम 20 सालों से शहर में हैं, पर मेरे और बहुत सारे और परिवार जो ग्रामीण अंचल से शहर की तरफ आए हैं, उनका जो जीवन जीने का तरीका है वो अभी भी उसी तरीके से जीते हैं। वो वी आर लाइक, अगर उसमें मैं उसको इंग्लिश में कहूँ, अर्बनाइज्ड रूरल हैं। अभी भी बहुत सारी, हम शहर में तो आ गए हैं, पर कुछ कुरीतियां, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की हो या शहरी क्षेत्र की हो, अभी भी हम उनको कंटिन्यू रखते हैं। जो हम आज के हमारे टॉपिक हैं, वो शहर में रहने के बावजूद भी, क्या शहर में रहने के बाद किसी से कास्टिज्म के बेस पे डिफरेंशिएशन नहीं होता? अभी भी भाषा के आधार पे भी होता है, और क्षेत्र के आधार पे भी और धर्म के आधार पे भी। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये चीजें हम बस बोल देते हैं कि ये चीजें ग्रामीण अंचल में ज्यादा है, पर ये चीजें, क्योंकि आप ये देखो कि वो कहते हैं कि गांव से ही तो शहर बसे हैं, तो वो लोग उसी आइडियोलॉजी को कंटिन्यू करते हैं। क्या तो इसकी चेन ब्रेक हो सकती है? लाइक आज का हमारा टॉपिक ये है कास्टिज्म, डाउरी, रिलीजिज्म। तो आपको लगता है कि इन सब चीजों की चेन कट आउट हो रही है? अगर मैं आपको बात बताऊं कि जैसे डाउरी है, तो डाउरी अभी कहने के लिए तो कोई नहीं लेता, कोई दहेज नहीं लेता, दहेज के खिलाफ रहते हैं लोग, लेकिन आज भी देखा जाता है कि गिफ्ट के नाम पे भी लोग ये चीजें बहुत सारी दी जाती हैं। बिल्कुल। तो ये चीज कब, मतलब आपके हिसाब से? आपके 2 प्रश्न थे कि इन जो कुरीतियां हैं, जो आज के हमारे विषय भी हैं 3-4, और स्पेशल अगर हम दहेज प्रथा पे बात करें कि इनको कैसे तोड़ा जा सकता है, इसकी चेन को, और कैसे समाज में बदलाव लेके आया जा सकता है। मैं जो कुरीतियां और दहेज के बारे में ये कहना चाहूंगा कि 2 क्वाट हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम, बिल्कुल, और जो दूसरा क्वाट फादर ऑफ नेशन का है कि इफ यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम योर ओन। भाई मतलब अपने आप से, बी द चेंज इफ यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये दोनों कोटों को अगर मिला दिया जाए तो जीवन सार्थक हो सकता है। सार्थक किस विषय में? हम दहेज की तो बात करते हैं कि नहीं लेना चाहिए, दहेज के भी अलग अलग तरीके हैं। कुछ समाजों में या कुछ ऐसे परिवार हैं जहां बिल्कुल खुले से इन चीजों का जिक्र होता है कि हम इतना तो लेंगे, मतलब चाहे वो कैश के बेसिस पे है, और वो हम सभी इन बातों से भली भांति परिचित हैं। दूसरा, उसके टर्म्स बदल जाते हैं, अलग अलग लेयर्स हैं।
कुछ कहेंगे कि हम तो अपनी बेटी को दे रहे हैं, कुछ कहेंगे कि जी थोड़ा सा दे दो कि दोनों परिवारों की इज्जत हो रही है, बच्चों की खुशी के लिए, चाहे वो सामान देना है। मेरा ये मानना है इन चीजों में बदलाव जब आएगा कि जब लड़के वाले की तरफ से अगर एक कठोर शब्दों में कहें या वो अपना रिजिडिटी से ये कहें कि जब हम बच्चों की शादी कर रहे हैं हम इक्वली चीजें डिवाइड करेंगे और कोई भी आपको चीज कभी भी देने की जरूरत नहीं है। ये चीज सुनने में बड़ी आसान लगती है पर प्रैक्टिकली अभी भी इम्प्लीमेंट बिल्कुल। मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगा कि जैसे कि डाउरी की बात चल रही है, अगर कोई किसी की शादी होती है तो लड़के से पूछा जाता है कि तुम क्या कमाते हो, कितना कमाते हो, कितना मेरी बेटी को दे सकते हो। क्या ये सेम प्रश्न लड़की से पूछे जाते हैं? बिल्कुल नहीं पूछे जाते। क्योंकि इस देश में अभी तक मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि हम जो चीजें चली आई हैं उनको फॉलो करना ज्यादा पसंद करते हैं बजाय कि कुछ चीजों का इनिशिएटिव लेना। इनिशिएटिव लेना वर्ड तो बड़ा इजी लगता है पर उसको प्रैक्टिकली जब हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें हो सकता है हमें अपने भाईचारे, समाज, रिलेटिव से कुछ बातें सुनने को मिले कि आप तो बिल्कुल ही समाज से बाहर चल रहे हो। पर आप कभी भी ये बात देखना, एक छोटे से उदाहरण से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई टीचर स्कूल में या क्लास में कोई क्वेश्चन पूछता है, जब सब बच्चे हाथ उठाते हैं तो आप कभी भी आइडेंटिफाई नहीं होते। जिस क्वेश्चन का आप अकेले जवाब दे पाते हो, भीड़ से जब आप अलग चलोगे तभी आपकी पहचान बनेगी और जब आप अलग चलोगे तभी आपकी चीजों को देख के कोई अपने जीवन में अनुसरण करने की कोशिश करेगा। तो चाहे वो कोई भी प्रश्न है, लड़की का पूछने की भाई क्या कमाते हैं, हम इन चीजों को जब एक लेवल पे आके ये देखेंगे कि आपका बेटा ये करता है, हमारी बेटी ये करती है, दोनों के विचार ठीक हैं, एक अच्छे तरीके से अपना वैवाहिक जीवन जिए और इसके अलावा और किसी भी विषय पे बात नहीं करेंगे, तब जाके हम एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। आप एक कास्टिज्म एक्टिविस्ट है, राइट? तो इसकी शुरुआत आपने कब करी? कास्टिज्म एक्टिविस्ट, मेरा ये मानना है, मैं आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफली बताना चाहूँगा कि आप ये देखिए कि जब एक बच्चा पैदा होता है चाहे वो किसी भी धर्म या किसी भी जाति विशेष में हो तो वो सबसे पहला वर्ड बोलता है माँ, क्योंकि उसकी मदर उसको बताती है। अब एक बात देखिए कि जब बच्चा 8 साल का होता है, 12 साल का या 18 साल का, जो कि उसकी टीन एज से लेके जो उसकी ग्रोइंग एज है, जब उसकी समझ डेवलप हो रही होती है, उसे कौन बताता है कि वो फला धर्म का है, वो फला जाति का है। अगर हम आज देखें तो सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि वो आपको आपके घर पे बताई जाती है। बिल्कुल सही बात है। आपको घर पे बताई जाएगी, फिर आपके रिश्तेदारों पे डिपेंड करता है और आपके आस पड़ोस का माहौल कैसा है, क्योंकि सबसे पहला आपका रिश्तेदार तो आपका पड़ोसी है। आप किस टाइप के एनवायरनमेंट में रहते हैं, स्कूल में, आपके फ्रेंड में। अगर आप कभी भी मेरा ये मानना है कि हम ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच की तो बात ही नहीं करते हैं, बच्चे को बताने लग जाते हैं प्राउडली कि बेटा हम तो ये हैं, और या कुछ इस तरीके से बताते हैं कि बेटा हम तो दबे हुए ही हैं। ये दोनों ही तरीके गलत हैं। मेरा ये मानना है बच्चे को सबसे पहले ये बताना चाहिए, एक इंडियन होने से भी ऊपर वी आर ऑल फर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन, कि भाई हम एक इंसान है, वसुदेवम कुटुंबकम की हम बात करते हैं कि द वर्ल्ड इज आवर फैमिली। तो वर्ल्ड इज आवर फैमिली में हम सबसे पहले एक इंसान है, उसके बाद में किसी भी देश, किसी भी राज्य, किसी भी धर्म, भाषा, जाति इत्यादि को हम रिप्रेजेंट करते हैं। उस चीज में कोई गलती नहीं है कि हम किस भी अलग अलग धर्म से किसी भी चीज से संबंध रखते हैं, पर हम सबसे पहले इंसान हैं। और इस चीज को मेरा ये मानना है कि जब हम ह्यूमैनिटेरियनिज्म को इन चीजों के ऊपर रखेंगे तो कभी भी कास्टिज्म की बात नहीं आएगी। रही बात कास्टिज्म की, ये बहुत बुरी तरीके से हमारी नसों के अंदर जा चुका है। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है, हमारी पॉलिटिकली, एजुकेशनल, सोशल, पर्सनल हर लाइफ में घुसा हुआ है और बहुत बुरे तरीके से इस समाज को, इस देश को अफेक्ट कर रहा है। कुछ बदलाव के उम्मीद? बदलाव, मेरा ये मानना है कि इस देश की जो युवा पीढ़ी है, जिसकी जो जनसंख्या प्रतिशत अगर देखें तो 65 से 70% है, और आज का युवा कम बातें करता है कास्टिज्म की। पर मेरा ये मानना है कि वो बहुत अच्छी बात है कि जितने भी लोगों में बदलाव आया है,
पर आप ये देखिए कि जब बच्चा 18-19 तक आता है, मेरे अंदर जितने भी बदलाव आए विश्वविद्यालय में जाके, विश्वविद्यालय का मतलब ही है कि आपको वैश्विक दर्शन कराना। आप महाविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय जाते हैं, आपको वैश्विक ग्लोबल आइडियोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराती है एक यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे बदलाव आप अपने अंदर लेके आते हो। तो मेरा ये मानना है कि जब बच्चा जिस लेवल पे यूनिवर्सिटी में एंटर होता है, बहुत थोड़े ही ऐसे परिवार हैं, ऐसे समाज हैं जहां बच्चे को उसकी कास्ट का नहीं पता होता। यूजुअली उसको पता लग जाता है, और जो वो डिफरेंशिएशन देखता है कि भाई कोई आ रहा है हमारे घर पे सफाई करने वाला, या और वो उसके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाता है। आप ये देखिए कि हमारे देश की विडंबना ये है कि हम बच्चों को स्कूल में तो ये बता रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए आप देखिए कि बेटा हेलमेट लगा के जाना चाहिए, और बच्चे को बच्चे का पापा या मम्मी उसको बिना हेलमेट लगा के स्कूटी पे लेके जाने लग रहा है घर तक, और ना उसका कोई चलान होता है। तो जो चीज थ्योरेटिकली बताई जाती है, अगर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं होगी तो वो क्या इम्पैक्ट डालेगी। एटलीस्ट अगर जब उसके पेरेंट्स और लोग अपने आप से, जो कि मैंने कहा, खुद के अंदर बदलाव आएगा। जब बच्चा 18 साल का एक लेवल पे आके यूनिवर्सिटी में आता है, मेरी भी आइडियोलॉजी, मेरे अंदर जो भी बदलाव आए, जो भी थोड़ी सी भी जागरूकता आई है, वो विश्वविद्यालय के जरिए आई है। तो जब आप 18 तक आते हो, मेरा ये मानना है 17 या 18 की उम्र में बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंटर करता है, और जब वो एंटर करता है उससे पहले ही उसके दिमाग में सारी कुरीतियां डाल दी जाती हैं। इसके बाद तो आप पे डिपेंड करता है कि आप बहुत सारी चीजों के थ्रू जाओगे, अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करोगे, और किस तरीके से अपने अंदर बदलाव लेके आ पाओगे। मैंने देखा है विभू सर की कि कॉलेजेस में और एजुकेशन में ज्यादा होता है। कॉलेजेस और एजुकेशन की बात ये है कि मेरा भी अपना भी अनुभव रहा है, जो चीजें मैंने देखी है। मैंने कभी कोई ऐसा कास्टिज्म फेस किया हो, फेस इन द सेंस कि भाई मैंने ना तो किसी के साथ किया और ना मैं इस चीज में विश्वास रखता। मैं बस इंसानियत में विश्वास रखता हूँ। स्कूल, जो आपका प्रश्न है कि स्कूल कॉलेज टाइम से आ जाता है, मेरा ये मानना है कि ऐसा देखा गया है कि अगर किसी बच्चे को जाति प्रथा के बारे में ना पता हो या कास्टिज्म सिस्टम के बारे में ना पता हो, जब वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है या कॉलेज में एडमिशन लेता है, तो जो इस देश का संविधान के हिसाब से चीजें बनी हुई हैं कि अनरिजर्व कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट, पीसीए, पीसीबी, उस समय वो फर्स्ट टाइम इन चीजों से फेस करता है। और इन चीजों की वजह से कई बार किसी का एडमिशन किसी भी किन्हीं भी कारणों की वजह से नहीं हो पाता है, तो उसके अंदर जो चीजें पहले से शायद थी या नहीं हो, अगर थी तो उनके किसी विशेष समाज के प्रति घृणा बढ़ जाती है, और अगर नहीं है तो उसे पता लग जाता है कि दिस इज सारे तो इंसान है, सारे इंसान है, गलत क्या है, मतलब ये भगवान ने तो बनाया नहीं। देखिए कि इस देश दो चीजें हैं, कास्टिज्म एंड रिजर्वेशन, वो दोनों बड़े ही क्लोजली एसोसिएटेड हैं एक दूसरे से। मेरा ये मानना है कि अगर आप रिजर्वेशन के साथ बात करते हो तो साथ में आप कास्टिज्म की भी बात करिए। बिल्कुल सही बात। और ना किसी, आप अगर बहुत सारे परिवारों में ऐसा देखा गया है कि इस चीज के लिए मेरा ये मानना है कि अगर कोई आपका बड़ा किसी के साथ भेदभाव कर रहा है कि किसी सफाई वाले से या कुछ और, कि भाई या किसी विशेष जाति के समूह के लोगों से कि आप को हम खाना नहीं खिला सकते, आपका गिलास हमने घर पे अलग निकाल रखा है, तो बच्चा जब अपना इनिशिएटिव लेगा कि नहीं ये आप गलत कर रहे हो, सब हम इंसान हैं, जब बच्चा ये चीज सीख जाएगा तो वो अपने अंदर बदलाव कैसे लेके आ पाएगा। कई माँ बाप हैं जो कहते हैं कि हम लोग इसमें नहीं मानते, लेकिन जब उनकी शादी की बातें आती हैं तब उनकी कास्टिज्म बाहर उमड़ के आती है। तो ये क्या है? ये एक बड़ी कड़वी सच्चाई है। और कास्टिज्म इतना रूटली इफेक्टेड है बहुत सारी चीजों में। क्या हर चीज हर साथ कर सकते हैं? बच्चों को पढ़ा सेम देश में सकते हैं, सेम क्लास में सकते हैं। इन चीजों का दबाव आप देखिए क्या है। मेरा ये मानना है कि चाहे वो शादी का मामला है, गवर्नमेंट जो भी चीजें लेके आती है बड़ी सोच समझ के लेके आती है सब। और हम वैसे तो सारे गवर्नमेंट रूल्स को मानते हैं जी। गवर्नमेंट रूल ये कहता है कि भाई 21 और जो भी एज डिफाइंड की हुई है 18, उसके बाद वो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, और ये गवर्नमेंट का आदेश है। इसी के साथ में इवन गवर्नमेंट इंटरकास्ट मैरिजेस को प्रमोट करने के लिए प्रोत्साहन राशि भी देती है, भाई कि कहीं 2 लाख रुपए कहीं कुछ है। और
बहुत सारे देश के जो महान लोग रहे हैं उनका, जैसे चौधरी चरण सिंह जी रहे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, और बहुत सारे लोगों का ये मानना था कि इस देश से जातिवाद का जो एक कीड़ा है ये तभी खत्म हो सकता है जब अंतर जातीय विवाह होंगे। अब बात रही अंतर जातीय विवाहों की, अंतर जातीय मारपीट पिटाई सब होती है हमारे देश में। अंतर जातीय विवाहों की समस्या ये है कि जब सब चीजें ठीक है, ठीक इन द सेंस कि लड़का फाइनेंशियली स्टैंडिंग है और भाई फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, और जो भी रिक्वायरमेंट एक फैमिली की होती है, भाई कोई भी अपने बच्चे के लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, पर अब उसमें सबसे ज्यादा चीजें जो अफेक्ट करती हैं वो करती हैं सबसे पहले आपकी आइडियोलॉजी कैसी है। अगर आपकी आइडियोलॉजी ठीक है तो आपका फैमिली प्रेशर कई बार बहुत ज्यादा होता है। फैमिली प्रेशर के साथ में रिलेटिव्स का और सोसाइटी का प्रेशर, जिसको हम चाहे वो पीयर प्रेशर कह लेते हैं स्कूल टाइम पे, कॉलेज टाइम पे, पर हम इतना प्रेशर में रहते हैं कि इस इनिशिएटिव को लेते हुए बहुत सारे लोग डरते हैं। और चाहे वो जो हम कहते हैं कि भाई किसी कपल की हत्या कर दी गई, ये जो बहुत सारे जो भी केसेस हमें सुनने को मिलते हैं, ये बहुत गलत है, ये ओछी मानसिकता है। इतना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट तो किसी को भी नहीं होना चाहिए, मेरा ये मानना है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, समय बदल रहा है, हमें खुद को भी बदलना चाहिए। और मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं है कि ये चीजें अब से शुरू हुई, ये चीजें बहुत पहले से शुरू हुई है। आप ये लगाइए, इस समय हम हरियाणा में शूट कर रहे हैं, आज से 60-70 साल पहले एक अंतर जातीय विवाह दो परिवारों की इच्छा से हुआ, बजाय कि दो पार्टनर्स की इच्छा की वजह से हुआ, परिवारों की इच्छा से हुआ। ये चीजें, हम इन चीजों से जितना जल्दी ऊपर आएंगे, एक बेहतर समाज की हम कल्पना कर सकेंगे। मैं मानता हूँ कि जैसे कि आप भारत में हैं, आपने 10 तरीके की जातियां बना रखी हैं, यही चीज आप फॉरेन चले जाइए, वहां तो कुछ नहीं। अगर हम वहां जाके बोलेंगे कि हम इस जाति से बिलोंग करते हैं, क्या वो हंसेंगे? बिल्कुल। अगर हम वहां जाके बोलेंगे कि हमने अरेंज मैरिज करी, वो बोलेंगे ये क्या होता है? बिल्कुल। अरेंज मैरिज नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। बिल्कुल। वही हम इंडिया में आ जाते हैं, इंडिया में वो उस चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी हुई है कि वो खत्म होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और ये यूथ ही कर सकता है और किसी के अंदर हिम्मत नहीं है। मेरा ये मानना है कि जब भी बदलाव आता है तो देश के युवा ही बदलाव लेके आते हैं। रही बात कि विदेश में, मैं आपको स्टार्टिंग में एक बात कही थी कि ब्लड डोनेशन का जैसे एग्जांपल है, यूजुअली हम क्या कहते हैं कि फला व्यक्ति की फला जाति में शादी नहीं हो सकती। और मेरे अनुभव, क्योंकि मैंने ब्लड डोनेशन पे खूब काम किया है, मैंने देखा कि जो व्यक्ति ये कहते हैं और जिनका कास्ट सिस्टम में बहुत स्ट्रांगली बिलीव है, और जो कहते हैं कि हम अपने बच्चे की उस कास्ट में शादी, एक्स कास्ट में शादी नहीं करेंगे, जब कभी उनको ब्लड डोनेशन की जरूरत पड़ी है और मैंने कहा कि भाई आपका ब्लड ग्रुप तो रेयर है, इसके लिए तो इसी ब्लड ग्रुप की रिक्वायरमेंट रहेगी, बुलाना पड़ेगा। और जब मैं उनको बुलाता हूँ, उनको ब्लड मिल जाता है, और मैं बाद में कहता हूँ कि ये ब्लड तो उस कास्ट का है जिसमें आप अपने बच्चे की शादी भी नहीं करना चाहते, और आप उस व्यक्ति का शुक्रिया कर रहे हैं जिसने आपके परिवार के सदस्य की जान बचाई है। तो ये एक उदाहरण है, ये हमने हमारी बस मानसिकता में इस चीज को रख रखा है। प्रैक्टिकली कोई इतना इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती। अगर दोनों लड़का हो या लड़की हो, दे आर वेल एजुकेटेड, फाइनेंशियली स्टैंड करते हो और एक बेहतर जीवन की तरफ अग्रसर हो। बिल्कुल सही बात है। और मैं मतलब कि जैसे कि ये चीज बदलाव अभी नहीं आएगा, अभी से इट विल टेक अ लॉट ऑफ। बिल्कुल। क्योंकि इस चीज को बदलने में जो हम, जैसा कि हम सोचते हैं कि हमने बोल दिया कर दिया, इसके लिए गट्स चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। और आई थिंक मैं ये कहता हूँ कि जो समाज है ना, वो इसके अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। आपके हिसाब से समाज क्या है? समाज में अलग अलग वर्ग हैं, और हमारे रोजाना का जो जीवन है उसमें हमें बहुत सारे लोग हैं। समाज में अलग अलग वर्गों से जुड़ के जो भी अलग अलग क्षेत्रों में लोग कार्य कर रहे हैं, जो भी हमारा सामाजिक ताना बाना है, वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जी। पर अब समाज हम किसको और कितनी प्रेफरेंस देते हैं जी। अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो हमारे फ्रेंड सर्कल में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि जिनकी एक एडवाइस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे होते हैं जो
नॉनसेंस भी बोल रहे हैं तो हमें उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी समाज की परिभाषा हम उसको कहाँ तक लेके चलते हैं। अगर समाज तो एक शब्द है बताने के लिए, जब हम किसी चीज को नकारते हैं कि समाज ये कहेगा, समाज तो प्रोग्रेसिव भी है, ये मेरे को अच्छा लगा। हाँ, समाज तो प्रोग्रेसिव भी है, आप ये मान के चलिए, और आप अपने ही तरीके से कोई भी विशेष कार्य नहीं करना चाहते हैं, उसे ये कह के रोक सकते हैं कि समाज इस बात की गवाही नहीं देता। खुद के फेलियर को छुपाने के लिए अपने एडजस्टमेंट, सोसाइटी का इस्तेमाल, इट्स ऑल अबाउट योर एडजस्टमेंट। अपने आप को मतलब वो रीजन देके आप संतुष्ट करना चाहते हो और लोगों से, जिससे भी आपकी बातचीत। इससे होगा क्या, जैसे कि अगर मैं खुद के फेलियर को छुपाने के लिए सोसाइटी या समाज का इस्तेमाल करता हूं, तो उससे मैं गिरूंगा। देखिए मेरा ये एक चीज मैं मानता हूं कि अगर हमने कुछ गलत किया है ना, तो हम पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, हाँ, पूरी दुनिया से छुपा सकते हैं, लेकिन जब खुद शीशे के सामने खड़े होकर देखा जाता है ना, तो हम अपने आप को घिन करते हैं। क्योंकि हमने वो चीज गलत की है। आप ये समझिए कि कोई भी एक स्टूडेंट परीक्षा में फेल हो जाता है जी, या कम नंबर आते हैं जी। अगर आप एनालिसिस करें, मैंने अपना कई जो परीक्षाएं दी हैं उनका एनालिसिस किया है, और मेरा ये मानना है, अब मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि बहुत सारी परीक्षाओं में मैं जिन्हें पूरी नहीं कर पाया, वो मेरी कम मेहनत की वजह से हुई हैं, बजाय कि मैं ये कहूँ कि ये रीजन था, वो रीजन था। वो तो मैं बस जस्ट एक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ अपने फेलियर को छुपाने के लिए। अगर मैं और कड़ी मेहनत करता उन चीजों में, या कोई भी और व्यक्ति किसी चीज को नहीं कर पा रहा है, सपोज कोई आदमी 100 मीटर 10 सेकंड में दौड़ना चाहता है, तो वो प्रैक्टिस करता रहे और वो बड़ा स्लो भाग के ये कहे कि मैं नहीं कर पा रहा, तो ये वो उस चीज को और वो कहे कि नहीं रोड ऐसा था या ट्रैक ऐसा था या जूते ऐसे थे, तो वो आप गलत रीजंस देके अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो। वो लॉजिकली बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं अभी समाज की बात कर रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जेंडर के बेसिस पे, फॉर एग्जांपल, समझ गएंगे आप, जेंडर के बेसिस पे आज भी क्या डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है हमारी? बिल्कुल, जेंडर के बेसिस पे बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन होता है। हाँ। मैं आपको बहुत सारे उदाहरण दे सकता हूँ, जिसमें से आप ये देखिए कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है जी, और कोई भी बड़ा उसको मिलता है और वो आशीर्वाद लेने के लिए उनके पैरों की तरफ हाथ करते हैं, तो मैंने तो शायद ऐसा नहीं सुना है कि कोई कहे कि लड़की हो जाए। उनको हमेशा यही कहा जाता है कि आपके बेटा हो। और या प्रेग्नेंट है कोई भी मिलता है तो उसको कहते हैं कि हाँ हमारा पोता कब आने वाला है, हमारा भतीजा कब आने वाला है, या हमारा बेटा कब आने वाला है। तो इट इज द स्टार्टिंग लेवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और आप ये देखो कि अपने आसपास कभी भी जब किसी के बेटा होता है और बेटी होती है, मैं ये नहीं कहता सभी लोग एक समान हैं, पर अक्सर ये देखा जाता है कि जितनी खुशी बेटा होने पे मनाई जाती है, उतनी ही बराबर की बेटी होने पे नहीं मनाई जाती। हाँ, बिल्कुल भाई, खुशी में ये कर देना। और कुछ लोग तो मैं मेडिकल फील्ड में रहा हूँ, और भाई मैं जब गायनी वार्ड के पास से गुजरता था, लड़का होने की खुशी का क्या अनुभव था मैंने देखा है, और लड़की होने पे जो गम का माहौल होता था मैंने उसको भी देखा है। इससे लेके और जब तक लड़की भाई पढ़ाई करती है, शादी करती है, हर चीज में लड़की के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। समाज में आप ये लगाओ, पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत सारे रूढ़िवादी सोच रखने वाले कुछ एक एरियाज हैं जिसमें ये कहा जाता है कि 10वीं हो गई इसकी शादी कर दो। मैं विपुल जी एक बात पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आपने कहा कि लड़की को हर जगह पे डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, ठीक है। मैंने ये चीज देखी है कि लड़कियां लड़ती ही नहीं, वो लड़कों के अंदर जो पावर होती है किसी चीज को पाने की, वो लड़कियों में नहीं होती। देखिए, लड़की के अंदर जब वो बच्चा मतलब पैदा होता है, एक लड़का जब पैदा हुआ और जब वो ग्रोइंग एज तक जाता है, उसके अंदर ये चीजें कैसे आती हैं। लाइक बहन भाई स्कूल जाते हैं तो लड़के को ये कहा जाता है कि आप अपनी बहन का बैग लेके जाना, पावर दिखाना, चाहे वो बेशक आपकी बराबर की है। भाई आप तो 6ठी 7वीं में होगे, लड़के को कहा जाता है स्कूटी चलाने लग जाओ, जो कि अलाउड नहीं है ऑफिशियली अगर आप देखें रूल्स के अकॉर्डिंगली। तो ये चीजें पेरेंट्स और सोसाइटी जब ये कहते हैं कि मान लो कोई चीज उठानी है, अरे नहीं
लड़की नहीं, तुम नहीं उठा पाओगी बेटी, ये उठा देगा। जब एक ये तो फिजिकली पावर हो गया। नहीं, ये फिजिकली के साथ भी जो और चीजें हैं करने की, जैसे किसी को लेके आना है भाई, कोई समय नहीं वो लेके आएगा। मतलब हर चीज में जब यूं देखा जाएगा कि डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, नहीं ये तो लड़कों के खेल होते हैं, ये लड़कियों के खेल होते हैं। और आप ये देखिए कि बबीता फोगाट, गीता फोगाट, साक्षी मलिक, ये लाइव एग्जांपल है। इसके बाद भी अगर अभी भी कोई लड़की स्पोर्ट्स में या किसी चीज में जाना चाहती है तो उसको एक आ जाता है कि नहीं कामयाब नहीं हुई तो क्या करेगी, इसकी तो 12वीं ग्रेजुएशन के एक स्पेसिफिक टाइम के बाद इसकी शादी कर दी जाए। तो उनके साथ तो हाँ बिल्कुल, मतलब वो ये माना गया है कि उनका वो ही काम है, और जो कि बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही बात। मतलब आप ये देखिए कि शादियों में, बहुत बड़े होटल्स में ऑलमोस्ट शेफ्स जो आप देखेंगे तो वो मेल्स मिलते हैं। तो कोई ऐसा तो कुछ है नहीं कि भाई घर गृहस्थी महिलाओं के लिए बनाएगी, वो चीज जो सदियों से चलती हुई आ रही है उसको ही मानने की कोशिश करी जाती है, क्योंकि वो सबसे आसान तरीका है। कोई भी पुराना ढर्रा जो चलता हुआ आ रहा है उसको मानना सबसे आसान चीज है। आज के समय में देखा जाता है जो बहुत कुछ अच्छे बदलाव आए हैं, जैसे कि अगर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो वो कोशिश करते हैं, वो दोनों किचन में भी काम करते हैं, एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। बदलाव धीरे धीरे आएगा, पर लड़की को जब सारी चीजें ये दिखेंगी बचपन से ही लेके कि आपको उतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती, और भाई हर चीज में, चाहे वो फिजिकली, मेंटली, आइडियोलॉजिकली, तो वो दबाव महसूस करती है। इसलिए वो, और दबाने के साथ भी है ना कि जब आप सारी जगहों पे ये देखेंगे कि मुझे सप्रेस किया जा रहा है, तो फिर आप भी ऑटोमेटिकली माइंडसेट ये कहता है कि, और अगर कोई कोशिश भी करता है तो उसको फिर से दबा दिया जाता है। बहुत कम ऐसे उदाहरण होते हैं आपकी भाई, अब आप देखोगे किसी भी चीज में, क्रिकेट में या कोई भी अलग अलग डिफरेंट फील्ड्स हैं, कि लड़कियों के लिए तो कहा गया कि जीपीटी करेंगी या टीचिंग करेंगी, स्टाफ नर्स बनेगी, चाहे वो डॉक्टर की भी स्पेशलिटी लाइन आती है तो उसमें कहते हैं कि ये गायनी ले लेगी, या ये कुछ एक स्पेसिफिक फील्ड है वो हर एक फील्ड में, फिजिकली की बात नहीं है, एजुकेशनल उसमें भी उनके लिए स्पेसिफिकली चॉइस आपने बताया नसों में भर रखा है। हाँ, नसों में बिल्कुल डेफिनेटली ये जा चुका है। अभी अगर जैसे कि 21st सेंचुरी में हम हैं, अगर हम इसको जातिवाद से या जेंडर बायस से देखें तो आपका क्या मानना है कि अभी भी चलता है, और कितनी हद तक है जो आपने अपनी नजरों से देखा? देखिए धीरे धीरे बदलाव तो आ रहा है, पर जो बदलाव की स्पीड है, मैंने आपको शुरू में ही बताया कि वो बड़ी स्लो होती है। सामाजिक बदलाव वर्षों के बाद आता है, ये धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। और जो धीरे धीरे हो रहा है, हम जैसे आप जैसे लोगों को तो इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए, बजाय कि हम ये कहें कि ये इतनी स्लो स्पीड क्यों है। एटलीस्ट ये स्लो स्टार्ट तो हो चुका है, ये स्टार्ट रहे, कंटिन्यू रहे, हर साल बढ़ता रहे। इसी से चाहे वो जेंडर बेस्ड और या कहते हैं कास्टिज्म बेस्ड जो भी डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो धीरे धीरे कम होगी। एटलीस्ट वो एक लेवल पे आके बिल्कुल ही अबॉलिश हो जाएगी, और तब जो हमारी परिकल्पनाओं का एक देश है तब वो जाके बन पाएगा, जब गाँवों से भी ये सब निकल जाएगा। बिल्कुल, गाँव से भी जब एक दूसरे के साथ किसी भी मतलब जाति, गांव में तो जाति है, कोई ऐसा वो है नहीं, जाति मतलब धर्म, भाषा इत्यादि के आधार पे तो गांव में कोई वो नहीं होता। जब गांव में भी कोई ऐसी चीज नहीं करी जाएगी कि जाति के आधार पे एक दूसरे के साथ कि भाई वो उसका पानी नहीं पीता या उनके साथ इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया गया, जब ये समाप्त हो जाएगा तो चीजें गाँव में, क्योंकि हमारी अधिकतर जनसंख्या वो गाँव में रहती है अभी भी इस देश की, तो जब वहां बदलाव आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये शहरी क्षेत्र में कंपैरेटिवली ये चीजें कम देखने को मिलती है। कम, गांव से हम कम एटलीस्ट जरूर कह सकते हैं। बिल्कुल, मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि जॉब्स की बहुत कमी चल रही है, जो किल्लत है, लोग बिल्कुल बहुत बेरोजगारी देश में है, तो क्या ये जो बायस डिसीजन लिया जाता है और ये सब, ये या जेंडर के बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन जॉब्स के मामले में भी होती है? देखिए बेरोजगारी सबसे बड़ा कारण है इस देश में, और जिसके कारण युवाओं में हताशा होती है, वो गलत रास्तों की तरफ भी चले जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर्स में भी जॉब की कमी है, और रिसेंटली तो वर्ल्ड वाइड ये देखा गया है कि आप ये समझिए कि Amazon हो गया, फेसबुक हो गया, मेटा हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे बड़ी बड़ी जो मतलब लोगों की ड्रीम जॉब आप ये लगा के चलो, वहां से भी उनको निकाला जा रहा है प्राइवेट सेक्टर में भी। तो हाँ बिल्कुल, जो भी आप कहें कि भाई ऑनलाइन मोड में वर्क फ्रॉम होम किया जा रहा है या हाइब्रिड मोड में, लोगों की छटनी करी जा रही है, जिसको हम अगर समझे बस ऐसा
ऐसा सुनने को मिलता है कि वहां से 500 लोगों को हटाया गया, और जो कि लोग चाहते हैं कि मैं उस स्पेसिफिक कंपनी में काम करूं। अब बात आ जाती है जेंडर की, जॉब के उसमें। अभी भी आप ये देखिए कि रिसेंटली मैंने एक न्यूज़ पढ़ी कि आर्मी की कोई स्पेसिफिक जो फील्ड होता है या कोर वो होता है, उसमें विमेन को अब अलाउड किया गया है। अभी भी एक लिमिटेशंस रखी गई है, जबकि हमारे पास सैकड़ों एग्जांपल्स हैं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, जो उधर ऊपर तक आप ये देखो कि भाई स्पेस तक में गए। विमेन आर, मेरा ये मानना है कि दे आर ऑलरेडी एम्पावर्ड, वो हर क्षेत्र में हमारे से आगे हैं। हमें जरूरत है, और मेरा ये मानना है कि इस देश के पुरुषों को ये समझने की बड़ी आवश्यकता है कि वो उनको मौका देने वाले नहीं है। हम ऐसा कहते हैं कि वी हैव गिवन देम अपॉर्चुनिटी, you are no one to give them opportunity, you are the one who needs to support them in their each and every decision। वो हर क्षेत्र में अच्छी हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलों का। आप ये लगाइए, जब साक्षी मलिक जिस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत के ब्रॉन्ज मेडल जीत के आई थी जी, तो 12-13 दिन हो चुके थे, और ये लग रहा था कि इस बार के ओलंपिक में हम कोई भी मेडल नहीं लेके आएंगे। हाँ जी। साक्षी मलिक अगर पहला मेडल नहीं दिलाती तो शायद हो सकता था, और वही बाद के भी जो दिनों में अगर हम अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो कोई भी मेडल नहीं। जब ओलंपिक जिस क्षेत्र की वो सर्वोत्तम जगह है, वहां भी जब महिलाएं प्रदर्शन करती हैं, चाहे वो पढ़ाई का क्षेत्र हो या किसी भी क्षेत्र में, वो हर क्षेत्र में अच्छी हैं, पर उनके साथ इस तरीके से भेदभाव किया जाना कि आप तो इसी क्षेत्र में अच्छी हो, या उनको ज्यादा मौका ना देना। मेरा ये मानना, उनको हर एक फील्ड में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना बेस्ट दे सके, और वो बेस्ट देंगी तो और लोग भी प्रोत्साहित होंगे, और महिलाएं भी, और उन फील्डों में भी, जैसे फॉरेंसिक मेडिसिन है, बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पे आपको महिलाएं कम मिलेंगी देखने को, और अगर उन्हें, मेरा ये मानना है कि उन्हें वहाँ भी मौका दिया जाए तो वो निश्चित रूप से वहाँ भी बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म करेंगी और एक एग्जाम्पल सेट करेंगी। ओके, मतलब जैसे कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ की कमी होती है। अभी अगर हम, आपने बात की जैसे आर्मी में नहीं दिया जाता, लेकिन कई ऐसी फील्ड भी हैं जहाँ पर कि फिजिकली फिट और मतलब फिजिकल पावर होना, उतना ज़्यादा पावर होना जरूरी है। आप मानते हैं उस चीज़ को कि महिलाओं को उस क्षेत्र में भी डालना चाहिए या नहीं? देखिए, मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा और घुमा देता हूँ कि यूजुअली रिसेंटली मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी जिसमें ये कहा गया कि एक तो फिजिकली बात करी कि भाई हमने आर्मी की स्पेसिफिक कोर तक उन्हें अलाउड नहीं है, तो उसके बाद मतलब मुझे इस बात का पूरा वो नहीं है, अभी जाके उन्हें हक मिला है, मैं ये नहीं कह रहा आर्मी वाले उसमें। अब आप ये लगाइए कि प्राइवेट सेक्टर जहाँ भाई फिजिकली कोई भी ऐसी जरूरत नहीं, चाहे वो कॉर्पोरेट IT सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं, उसमें भी महिलाओं को नौकरी कुछ क्षेत्र में, जैसे 2 इंटरव्यूज उन्होंने इंटरव्यू एक पोस्ट के लिए लेना है, एक मेल है और एक फीमेल है, तो यूजुअली फीमेल के साथ किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो कि सुनने में आया कि ऐसा सोचा जाता है कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं है। वो डिस्क्रिमिनेशन क्यों है प्रेग्नेंट पूछने का, कि अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको 6 महीने की मैटरनिटी लीव देनी पड़ेगी, कुछ काम में भी इजी, और एटलीस्ट जो इंटरव्यू लेने वाला चाहे वो फीमेल है या मेल है, उसे ये सोचना चाहिए कि आपकी मदर ने भी तो कभी मैटरनिटी ली थी, जब जाके आप भाई मतलब जो भी चीजें हुई हैं उसके हिसाब से ये सोचना कि भाई इवन कई देशों में और इवन हमारे देश में भी रिसेंटली मेंस्ट्रुएशन लीव की भी डिमांड हुई थी। रिसेंटली आपने सुना, मतलब हमें इतना आगे की सोचने की आवश्यकता है। इसी बेसिस पे जैसे कुछ एक लोगों का मेंस्ट्रुएशन लीव को भी लेके ओपिनियन ये था कि इसकी वजह से ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट फीमेल पे ये हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर में उनको अवॉइड किया जाए उनकी सिलेक्शन या अपॉइंटमेंट में, कि भाई ये हर महीने लीव लेंगे। पर हमें इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को इस सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, उसमें बिल्कुल भी मतलब इस बातों को नहीं मानना चाहिए कि वो प्रेग्नेंट, शी इज अबाउट टू प्रेग्नेंट, या वो प्रेग्नेंट है और या फ्यूचर में प्रेग्नेंट होंगी तो भाई हमें इनको ना लें क्योंकि ये छुट्टी लेंगे। इस टाइप की भी डिस्क्रिमिनेशन होती है जो कि देखी गई है, और ये दूर कर देनी चाहिए हमें जल्दी से जल्दी। सो विपुल, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जाति जात पात एक तरफ, समाज एक तरफ, ये जो धर्म के नाम पे चीजें होती हैं कि वो भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है हमारे इस पॉडकास्ट का भी और देश का भी, कि आपको क्या लगता है कि ये धर्म के ऊपर ऐसे पॉलिटिक्स होती है, कुछ भी है, आपकी क्या थॉट्स है उसके लिए? देखिए, पॉलिटिक्स की इतर
आप ये समझिए, चाहे कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उनकी अलग अलग अपनी प्रैक्टिसेस हैं। बिल्कुल सही बात। मेरा ये मानना है प्रैक्टिसेस में क्या होता है यूजुअली, जो मैंने देखा है, लोग सुनी हुई बातों पे विश्वास करते हैं बजाय कि जो आपके धार्मिक ग्रंथों में लिखी। हम कम पढ़ने वाले लोग हैं इस देश में। जब आप पढ़ लोगे किसी चीज को और सामने वाला कोई इलॉजिकल बात बता रहा है या मिथ बता रहा है तो आप उसको तभी जवाब दोगे। आप पढ़ने का समय लगाना नहीं चाहते, इसलिए सुनी सुनी बातों पर विश्वास रखते हैं। कोई भी धार्मिक किताब किसी भी धर्म की ये नहीं कहती कि आप एक दूसरे से बैर करो। आप अपने धर्म, अपनी धार्मिक आस्थाओं को मानो। मेरा ये मानना है, मैं किसी भी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, पर धर्म से ऊपर भी इंसानियत है और इंसानियत के रूप में आप किसी भी धर्म के, दूसरे धर्म के व्यक्ति की भी मदद कर सकते हो। और धर्म के आधार पे मेरा ये मानना है कि आप 3 दोस्त हैं, एक दोस्त जो आपका बहुत अच्छा है पर वो आपके धर्म से नहीं आता, तो आप उससे दोस्ती में जितनी ज्यादा मिठास है उसको इस बिहाफ पे बस कम ना करें कि भाई ये तो दूसरे धर्म से आता है, क्योंकि हमारा धर्म, हर धर्म इस देश में एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। रही बात पॉलिटिक्स की, पॉलिटिशियंस का काम है पॉलिटिक्स करना 24/7। वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, चाहे XYZ कोई भी पार्टी करे, उसमें आप पे ये डिपेंड करता है कि आप कितने सचेत हैं, कितने जागरूक हैं। अगर कोई कहता है, कोई सपोज कोई भी चीजें आज के समय में तो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता लगते हैं, पर उसके फैक्ट्स को जाने बिना ही उन चीजों पे हम विश्वास करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने धर्म का पालन सही रूप से करें तो वो यही सिखाता है कि वसुदेवम कुटुंबकम, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि द वर्ल्ड इज आवर फैमिली, और वर्ल्ड में जितने भी रिलीजन्स हैं उनको फॉलो करने वाले हमारे भाई बहन हैं। तो हमें इसके बेसिस पे तो डिस्क्रिमिनेशन करना ही नहीं चाहिए। और कि आपका धर्म अलग है, उसका धर्म अलग है, किसी भी प्रैक्टिसेस को हमें उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि सबके अपने अपने बिलीफ हैं। पर मेरा ये मानना जरूर है कि धार्मिक आस्थाएं होना एक अच्छी बात है, पर बिल्कुल ही अंधा हो जाना, अंधविश्वास करना, चाहे कोई व्यक्ति विशेष है जो आज के समय में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, या कोई भी धार्मिक अंधविश्वास था, मैं कहूँगा विश्वास रखने की बजाय अंधविश्वास करना तो बहुत ही खतरनाक होता है। किसी भी चीज, चाहे वो धर्म के प्रति या चाहे किसी भी जानकारी के प्रति अंधविश्वास करना बहुत ही खतरनाक है। आपकी लाइफ के कोई ऐसा मोमेंट जब आपने कि रिलीजियन पे कुछ ऐसा स्टेप लिया हो जो लोगों को देख के जिनकी आंखें खुल गई हो? मेरा ये मानना है कि मेरे सोशल मीडिया पे बहुत सारे दोस्त हैं जो अलग अलग देश प्रदेश से आते हैं और उनके अलग अलग रिलीजन प्रैक्टिसेस वो करते हैं। मैं हर एक धर्म का सही रूप में आदर भी करता हूँ। हो सकता है वो मेरे नाम के बेसिस पे मेरे को ये जज करे कि मैं हिंदू हूँ, या किसी को भी हम कहते हैं, किसी के नाम में अली है तो हम उसको मुस्लिम की उस पे जज करते हैं, कोई सिंह है तो सरदार, कोई क्रिश्चियन है तो उस पे हम उसको जज करते हैं। पर मैं हर एक धर्म के रिस्पेक्ट करता हूँ। एक तो होता है कहना कि मैं हर एक धर्म के रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरा एग्जाम्पल मैं क्या कह सकता हूँ, और एक ही हर एक व्यक्ति का होना चाहिए। मैं कोई विशेष कार्य नहीं कर रहा हूँ धर्म के मामले में। मैं मेरी जो धार्मिक आस्थाएं हैं उन पे भी विश्वास रखता हूँ, मैं मस्जिद भी जाता हूँ, मैं गुरुद्वारे भी जाता हूँ, और मैं चर्च भी जाता हूँ जब कभी भी मुझे समय लगता है, जितना भी मेरी प्रैक्टिसेस हैं जिन चीज़ों को लेके। पर मेरा ये मानना है कि आप कहीं भी बैठ के किसी दूसरे धर्म वाले व्यक्ति या धर्म के बारे में दुष्प्रचार ना करें। सही मायने में सम्मान करना तो ये है कि आप भी इधर जाओ और वो भी उधर जाएं और सौहार्द रहे एक दूसरे के बीच में, तभी ये चीजें ग्राउंड पे आएंगी और इनका प्रैक्टिकली लोगों के बीच में भी अवेयरनेस इतनी अच्छी आएगी कि एक दूसरे के, भाई आप ये लगाइए कि मेरे जितने भी मित्र हैं, जैसे मुस्लिम समाज के मेरे जो मित्र हैं, मैं उनको जो भी त्योहार होते हैं, चाहे वो हिंदुओं के त्योहार हैं, दिवाली, होली, मैं उनकी शुभकामनाएं भी उनको देता हूँ साथ साथ। चाहे वो रमजान का पाक महीना है, ईद उल फितर है, या जो भी होते हैं, मैं उनको उनकी उसी के साथ में बिल्कुल बधाई देता हूँ। इसी तरीके से जो सिख समाज से रखने वाले जितने भी हमारे
गुरु पर्व हुआ या जितने भी हमारे गुरु हुए हैं उनका जो बर्थ एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी आती है, और इसी तरीके से हम सब क्रिसमस मनाते हैं। बिल्कुल सही बात। हम चीज़ों को अब फेस्टिवल्स को वैसे भी मार्केटाइजेशन हो चुकी है, अगर आप देखो हर फेस्टिवल की जी। और जब उन चीज़ों को साथ मिलके ऑफिसेज में मनाते हैं तो आना ही नहीं चाहिए अंदर। बस बात यह है कि हम ऑफिसेज में अगर अच्छे से मनाते हैं तो अपने दिल में भी अच्छे से उन चीज़ों को रखें। ये ना हो कि समाज को दिखाने के लिए तो हम वहाँ जाते हैं, पर एक समूह विशेष में बैठ के उनके प्रति दुष्प्रभाव की बातें रखना या उनके प्रति कटुता रखना, ये बिल्कुल गलत बात है। धर्म को एक गलत राह पे ले जाने का काम आई थिंक ये बाबा कुछ एक देखिए, हम सभी को तो टारगेट नहीं करना चाहिए, पर जो भी अंधविश्वास के माध्यम से, चाहे कोई बाबा हुआ या कोई भी व्यक्ति है जो जनता को, इस देश की जनता को, लोगों को ठगने का काम कर रहा है, उन सभी से हमें बचना चाहिए। शिक्षित या अशिक्षित व्यक्ति को ये देखना चाहिए कि जो वो व्यक्ति विशेष बता रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। क्या एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि जो बाबा का कल्चर है, बाबा बन जाते हैं, तपस्वी बन जाते हैं, वो तपस्वी तो चलो खैर एक अलग चीज़ है, लेकिन जब बाबा बन जाता है, क्या ये एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है? देखिए, इस देश में बहुत सारे तपस्वी लोग हुए हैं जिन्होंने तपस्या की है, तप किया है, जिसके बलबूते अब हम यहाँ आज रोहतक में बैठ के शूट कर रहे हैं। इस समय पे हमारे से 100-200 मीटर दूर बहुत ही तपस्वी बाबा मस्तनाथ जी का मठ है। वो इतने तपस्वी सन्यासी थे जिन्होंने तप किया, और इतनी उनकी बातें मतलब बताई जाती हैं, यहाँ आसपास में प्रचलित हैं कि कितना उन्होंने तप किया, समाज के लिए अच्छा कार्य किया। वैसे भी लोग थे, आज के समय में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से तप कर रहे हैं और ईश्वर अपने अपने ईश्वरों की भक्ति में लीन है। पर कुछ एक लोग स्पेशली जिनका सुनने को मिलता है, चाहे जिनको जेल हुई है, किसी का नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, हमें उन एक लोगों से सीखने की जरूरत है, अनुभवों से। जैसे बहुत सारे लोग जेल काट रहे हैं दुष्कर्मों की वजह से या किन्हीं भी गलत कार्यों की वजह से, ताकि अगली बार हम किसी भी व्यक्ति विशेष के पास जाएं तो उसको परखें और उसकी पहचान करें, तब जाके उसकी विचारों का जीवन में अनुसरण करें और तब उसके फॉलोवर या भक्त बने, किसी के भी बने, पर वो व्यक्ति अच्छा होना चाहिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। ऐसा ना हो कि अंधविश्वास में हम अपना और अपने परिवार के जीवन को खराब करें। बिल्कुल सही बात है। भारत जैसे देश में ये कल्चर बहुत टाइम से है, और आई थिंक इसको भी बदलने में और लोगों को समझने में कि ये सही नहीं है कि कोई और हमारे को हमारी जिंदगी जीने की राह दिखाए। बिल्कुल, क्योंकि सबको उनकी राह मालूम है और कहाँ उनको टारगेट है उनको वो भी पता है। तो ये बेहतर है कि हम खुद से ही पूछें, हाँ जी, कि क्या गलत है क्या सही है हमारी जिंदगी के लिए। बिल्कुल जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा कि आपके हिसाब से कोई या आपके अंदर कोई ऐसा डर या कोई ऐसा फियर जो समाज के प्रति हो? जो भी आज के हमारे विषय हैं आज के, चाहे वो डावरी हुआ और कास्टिज्म हुआ और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुआ, मैं इन चीज़ों को जब भी ये एक्सट्रीम लेवल पे जाती हैं और इस वजह से सोसाइटी में हार्मनी डिसबैलेंस होती है जी, मुझे बड़ा ही डर लगता है। डर इन द सेंस, मैं इंसानियत का संदेश देने वाला एक युवा हूँ जो कि प्रयास कर रहा हूँ, चाहे वो ब्लड डोनेशन के माध्यम से या मेरे सेशंस के माध्यम से। मेरा ये मानना है कि जब कभी भी इन तीनों चीज़ों में से जब कभी भी बार बार डिस्क्रिमिनेशन होता है, चाहे विमेन के मामले में है, जब उसको पढ़ाई से रोका जाता है या उसकी इच्छा से उसको कोई भी काम, उसकी शादी से लेके जो चीज़ें वो करना चाहती है वो नहीं किया जाता, तो मुझे बड़ा ही, मैं भी हताश होता हूँ। कोशिश करता हूँ कि उनको प्रोत्साहित कर सकूँ या उनके परिवार के सदस्यों को काउंसलिंग के थ्रू समझा सकूँ। पर ये डर जब मेरा और भी ज़्यादा अधिक गहरा जाता है, जब बच्चा, कोई भी लड़की या कोई भी महिला इन चीज़ों से, डिस्क्रिमिनेशन की वजह से परेशान होकर सुसाइड करती है या एक्सट्रीम लेवल पे उनका जीवन बैडली इफेक्ट होता है। इन चीज़ों को देख के मुझे बड़ा ही डर लगता है कि हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। रही बात आप जो सामाजिक बातें हैं कि हमारा घरों पे या किसी के भी घरों पे कोई काम करने जो सुबह आते हैं, हम किससे सब्जी लेते हैं, कहाँ हम बस में जाते हैं, किसी के साथ भी हमें अलग अलग टाइप
के लोग मिलते हैं जो अलग अलग रिलीजन, कास्ट और उन चीज़ों से लैंग्वेज बोलने वाले होते हैं, इनके साथ अलग अलग तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता है। भाई कोई बाहर का है, ऑटो वाला है, तो हम उसको किसी तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि मेरा डर इन चीज़ों के प्रति जो डेली भेदभाव मैं देखता हूँ उससे मेरा डर गहरा जाता है। पर अकेले कि मैं ये सोचता रहूं कि डर है, मैं बस इन्हीं चीज़ों से डरता हूं कि जब तक समाज में ये कुरीतियां ये रहेंगी, इससे आपस में भाईचारा जितना अच्छा होना चाहिए उतना हो नहीं पाता। और ये चीज़ें जिस दिन दूर हो जाएंगी, जो कि बहुत से मेरे जैसे लोगों की एक कल्पनाओं का देश होगा, जैसे कि जिससे ये ना पूछा जाए कि आपके नाम के पीछे क्या है, आपका सरनेम क्या है। जब आपको आपके नाम के बेसिस पे आपका रिलीजन डिसाइड ना किया जाएगा, जब आपके सरनेम के बेसिस पे आपको डिसाइड ना किया जाए कि कौन सी जाति से या कौन सी कैटेगरी से आते हैं, जब लड़का या लड़की ना देख के दोनों को एज ए ह्यूमन बीइंग देखा जाएगा, और जब किसी भी मेरा ये मानना है कि हमें बहुत सारी लैंग्वेजेस सीखनी चाहिए। भाषाएं कोई भी बुरी नहीं होती, किसी भी भाषा में बुरा बोलना बहुत गलत बात होती है। जब इन चीज़ों, इन कुरीतियों का भेदभाव खत्म होगा तो हमारी परिकल्पनाओं का देश स्थापित होगा, जिसमें सब लोग इतने अमन चैन से अच्छे से रहेंगे और देश प्रगति की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि हम इन्हीं चीज़ों में उलझ के रह जाते हैं और देश के विकास की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते, इन चीज़ों में उलझ के। इसलिए हमें इन चीज़ों से निकलना चाहिए और आपस में एक दूसरे को ह्यूमैनिटेरियन, कि वो आदमी इंसान है, चाहे वो पुरुष है या वो स्त्री है, वो उसका धर्म, उसकी जाति, उसकी भाषा, वो कहाँ से आता है, इन चीज़ों को बिल्कुल ना देखे और फिर आप देखें कि आपका कितना अच्छा जीवन हो जाएगा। बहुत बढ़िया। मतलब ये डर सबके अंदर आ जाए तो लोग उसको बदलाव मेरा ये मानना है कि डर तो ये है कि वो अच्छा जब कभी नहीं होता तो बुरा लगता है। एक इंसान के रूप में जब आपको दिल मिला है, आपके शरीर में अलग अलग हार्मोन्स हैं, आप खुशी में भी कई बार भावुक हो जाते हैं, और जब कोई बुरा देख रहे होते हैं, इवन हम कोई जो 2-3 घंटे की मूवी होती है उसमें भी कोई सीन ऐसा होता है जिसे देख के हम बड़े भावुक हो जाते हैं। जब वो रील की बजाय रियल में होता हुआ दिख रहा है तो आपके अंदर एक डर तो ये इस बात का उत्पन्न होता है कि चीजें जब एक्सट्रीम लेवल तक जाएंगी तो कितना ज्यादा इसका नुकसान इस देश और सबसे महत्वपूर्ण है उस समाज को झेलना पड़ेगा। विपुल जी, आज के सेशन का मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहने वाला है? मैं खुद एक युवा हूँ और इस देश की 65 से 70% जो आबादी है वो युवा है, और मेरा ये मानना है कि इस देश के युवा अगर सही दिशा में कार्य करेंगे तो ये देश निश्चित ही, जो कि हम कहते हैं कि इस 21st सेंचुरी इंडिया की होगी, अगर हम सही दिशा में हर चीज से ऊपर उठ के डेवलपमेंट की तरफ और भाईचारे की तरफ सोचेंगे तो हम डेफिनेटली आगे जाएंगे। और युवाओं के लिए 2 लाइन में जरूर कहूंगा कि युवा जब उगलते हैं तो अंगार उगलते हैं, और युवा जब मचलते हैं तो तूफान मचलते हैं। इस देश को बदलना है तो युवाओं को बदलो, युवा जब बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं। और आप चाहे वो कोई भी, मतलब पहले के इतिहास में उठा के देखें, जितने भी आंदोलन हुए, जब यूथ का कंट्रीब्यूशन हो जाता है तो सारी चीजें बदल जाती हैं। मेरी जो पर्सनल अनुभव है, मैं उन्हीं के हिसाब से युवाओं को ये सजेस्ट करूंगा कि बहुत सारी चीजें हैं जो आज के हमारे सेशन में भी डिस्कस हुई, इन चीजों से तो आपको डेफिनेटली ऊपर उठना ही है। एनवायरनमेंट के बारे में भी आपको सोचना है। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, बराक ओबामा ने एक बार ये कहा कि हम पहली जनरेशन है, जब वो प्रेसिडेंट थे, कि जिसको ग्लोबल इम्पैक्ट जितना एनवायरनमेंट पे हो रहा है वो पता लग गया है, एंड वी आर द लास्ट जनरेशन जो इसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद नहीं होगा, उसके बाद नहीं होगा। ऑब्वियसली है, आप अपने फॉरफादर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो वो कहेंगे ऐसे इश्यूज थे ही नहीं कि भाई ओजोन लेयर में इतना छेद बच चुका है, इतना पोल्यूशन है, इतने सारे हेल्थ इश्यूज इंडिया में, कैंसर और इतनी सारे बहुत मतलब कोविड। भाई ये ऑब्वियसली बात है कि जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो एनवायरनमेंट का फील्ड हुआ और जितने भी कुरीतियां हैं उनसे ऊपर उठना। और साथ में जो मेरी मैसेजिंग पर्सनली ये रहती है, मेरा खुद के बारे में से मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं कि मैं 27 ईयर्स का हूं और 30 टाइम ब्लड डोनेट कर चुका हूं।
बहुत सारे मैंने ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज किए हैं। मेरा जीवन का लक्ष्य ये है कि क्योंकि सरकार का नियम है कि आप 65 वर्ष तक ही, जो अभी का नियम है, आप रक्तदान कर सकते हो, कि 200 बार तो मैं ब्लड डोनेट करूं थ्रू आउट द लाइफ। आप, मेरा ये मानना है कि मैं अपने आप को हेल्दी रखना ज्यादा पसंद करता हूँ। क्यों? अगर मैं अपने आप को हेल्दी रखूंगा तो मैं ब्लड डोनेट तभी कर पाऊंगा। इफ यू आर नॉट हेल्दी तो आप ब्लड डोनेट नहीं कर सकते। और ब्लड डोनेशन वॉलेंट्री इस लेवल तक हम पहुंचाएं युवा, क्योंकि युवा ही में ही भाई ज्यादा ब्लड हीमोग्लोबिन भी होता है कि कभी भी इस देश में रिप्लेसमेंट की जरूरत ही ना पड़े, जो हम सोचते हैं। साथ में ऑर्गन डोनेशन के लिए हम मोटिवेट करें, उसके साथ में और थ्रू आउट, मतलब जो भी चीजें समाज में बदलाव आप अपने आसपास देख सकते हैं, उनको ये ना सोचे कि बड़े आपको बताएंगे तभी आप करें। दो चीजें हैं कि बी द चेंज इफ यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड एंड चैरिटी बिगिंस एट होम। तो एक सीधी सी बात ये है कि बदलाव आप करना चाहते हो, पर उसकी शुरुआत तो आपको आपके घर से करनी पड़ेगी। मैंने छोटी सी उम्र में ही जो भी चीजें करी, और उसके आधार पे लास्ट में मैं बस एक ही लाइन कहना चाहूंगा कि मैंने अपना जीवन कैसे जिया है, और हर एक युवा को उस तरीके से अपना जीवन जीना चाहिए। और उसके लिए मेरी लिखी हुई एक लाइन है कि वो जवान ही क्या जिसके कोई कहानी ना हो। अरे ये बहुत बढ़िया लाइन लगी मेरे को। अगर इसी सोच पे, अगर हम आपकी जैसी सोच पे या हमारा देश की सोच पे चले तो इस देश को बदलने के लिए कोई नहीं रोक सकता सर। बिल्कुल बिल्कुल। सो अब अलविदा लेने का टाइम आया है सर आपसे। धन्यवाद, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। और पॉडकास्ट सेशन हम ऐसे रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल, किसी भी विषय पे अगर मैं अपने विचार व्यक्त कर सकता हूँ, आपको लगता है, तो मुझे बड़ी खुशकिस्मती होगी कि मैं आपके साथ अपने अनुभव साझा कर सकूं। सर सो विपुल जी से अलविदा लेने का टाइम आता है, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे को फॉलो करते रहें। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।